Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? We are doing preparation for our board exams और board exams को टारगेट करने के लिए हमने previous videos में बहुत सारी ऐसी important चीज़ें डिस्कस करी हैं जिसमें हमने super quick revision देखा पूरी poetry का, prose का और supplementary reader का. इसके साथ हमने grammar skills को भी enhance किया, reading skills, writing स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है और अब हमने स्टार्ट करा है एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज सिर्फ एग्जाम के लिए इसलिए ज़रूरी नहीं होते हैं कि क्योंकि हमें 1 मार्क्स हमें स्कोर करके देते हैं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि चैप्टर की ऐसी इम्पॉर्टेंट और ऐसी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू डीपली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड द चैप्टर। और इसीलिए हम MCQ लाए हैं आज चैप्टर नंबर 3 की, बिकॉज 1-2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड हियर वी गो विद डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर। डीप वाटर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ सो दैट आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं कि हमने क्या पढ़ा था, और अगर आपको तब भी रिकॉल ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 शॉर्ट रिवीजन हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लॉन्ग बैक, आपने होपफुली देखा भी होगा, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को समराइज वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स। ये भी समझ नहीं आए इसके बाद और समराइज अगर आप, वो तो समझ आ ही जाएगा बिकॉज डिटेल्ड है। इसके बाद आपको लगता है कि आपको सिर्फ गो थ्रू करना है तो सुपर क्विक रिवीजन है ना, सुपर क्विक रिवीजन में आप देख सकते हो क्विकेस्ट फॉर्म में हमने एंटायर चैप्टर को कवर करा है, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगे डिटेल में जाना है सो गो विद 1 शॉट, थोड़ा आपको प्रिसाइज वे में जस्ट ग्लैंस करना है, गो थ्रू करना है, सो सुपर क्विक रिवीजन। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करके आप उस चीज़ को आराम से समझ सकते हो और फिर एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू करना, बिकॉज इट वुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड देन। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विद एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो starting with a multiple choice question of chapter number 3 of your main reader book, that is Flamingo, जिसका टाइटल का नाम है डीप वाटर। स्टार्ट करते हैं, इसको लिखा किसने, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, किसने लिखा है, विलियम ने तो लिखा है। कौन से, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि नहीं, ऐसा हमने कोई ऐसे विलियम शेक्सपियर का 12th में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना फ्लामिंगो में पढ़ा है और ना ही विस्तास में पढ़ा है। विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नहीं ऐसा भी नहीं पढ़ा। विलियम वर्ड्सवर्थ तो बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं, इनके बारे में भी नहीं पढ़ा। द राइट इज विलियम डगलस। विलियम डगलस ने ये चैप्टर लिखा है डीप वाटर, विच इज ऑल अबाउट ऑथर को पानी से डर लगने लग जाता है, फियर ऑफ वाटर हो जाता है उनका। क्यों होता है, बिकॉज बचपन में जब वो अपने फादर के साथ एक बीच पर जाते हैं तो एक बड़ी सी वेव उनको नॉक डाउन करती है, उनको हिट करती है और जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं और पानी का फियर हो जाता है। सेकेंड टाइम थोड़ा सा बड़े होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं इस फियर को ओवरकम करूंगा और वो एक स्विमिंग ज्वाइन करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ ए वेरी एक्सपर्ट कोच। वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स होते हैं जो प्रैंक करते हैं, जो बुली सेट करते हैं ऑथर पर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑथर वहाँ एज पर बैठे होते हैं और वो जो बुली जो करते हैं यंगस्टर्स, वो उनको ज़ोर से धक्का दे देते हैं और वाटर की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑथर ऑलमोस्ट चोक हो जाते हैं, उनको ब्रीथ लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और उनको लगता है लाइक ही इज़ अबाउट टू डाई। तो सेकेंड ये इंस्टेंस है, बट एनी हाउ वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ उनको लाया जाता है और फाइनली वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये सेकेंड उनका ट्रॉमा था, जो वाटर का फियर उनका कम नहीं हुआ, बट एनीवेज उनने अभी भी चीज़ें यहाँ पर नहीं छोड़ी। उनको लगा ये जो मेरा फियर है वाटर का, ये तो मुझे डोमिनेट करता जा रहा है और कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी इससे रिवीन हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ा एक डर है, खौफ है पानी के लिए, जो कभी ना कभी तो मुझे इसको एनकाउंटर करना पड़ेगा, मुझे फेस करना पड़ेगा और मुझे ओवरकम भी करना पड़ेगा। ही वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड, ही वॉज वेरी मच हार्ड वर्किंग। तो उन्होंने फिर से ज्वाइन करा
अंडर अ कोच, और उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली अब स्विमिंग को प्रैक्टिस करा, और जब तक उन्होंने खुद से इंडिविजुअली बहुत लंबा सा स्विम नहीं करा तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया। इंडिविजुअली जब उन्होंने कॉन्फिडेंटली अकेले जब उन्होंने स्विम करा, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, और तब से वो बहुत अच्छे एक स्विमर बन गए, और जो उनका फियर था वाटर से वो उन्होंने ओवरकम कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीप वाटर। ठीक है, अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज। सो इसको लिखा किसने? विलियम डगलस ने लिखा। जल्दी से हम चेक कर लेते हैं विद द करेक्ट आंसर। Here we go with the correct one। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम ज़रूर ऑथर का नाम लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी bear in mind about the title and who has written about it। So in which subject has the author graduated? Author किस subject में graduate हुए? Of course English में तो हुए ही होंगे। तो देखो process of elimination helps us a lot। अब यहाँ पे process of elimination भी करें तो English यहाँ पर भी English, यहाँ पर भी English, यहाँ पर भी, बस एक ही option eliminate होता है साइंस और social studies का। So क्या English और history, English and science, English और science का बहुत अच्छा combination नहीं लगता है? Probably history या economics जाता है हमारा। तो कई बार तो ऐसा ही ट्रैप होगा कि अगर आपको लिटरली इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो कितने भी गेसेस कर लो, कुछ भी इंफॉर्मेशन फेच करने की कोशिश करो, ट्रू आंसर आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है, ऑथर के बारे में आपको नहीं पता है। तो अगर आपको ऑथर, आप जब वीडियोस को देखोगे आपको ऑथर के बारे में पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा राइट आंसर इज ऑथर ने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी थी। दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। So let's immediately check with the correct answer. So here we go with the correct answer. Moving next. For how many years had the author taught in high school in Yakima? ऑथर ने याकिमा में जो हाई स्कूल था वहाँ पे कितने सालों तक पढ़ाया था? सी एज मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो, मैंने प्रीवियस जो चैप्टर्स थी जहाँ पे हमने एमसीक्यू डिस्कस करा था वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी। कई बार ऐसा होता है कुछ डेट्स होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल फिगर जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रखने पड़ते हैं। हर चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते, एक चैप्टर मैक्सिमम 1 या 2 होंगे, तो हमें उनको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जैसे हमने लास्ट में देखा था, हमने कौन सा क्या पढ़ा था याद करने की कोशिश करिए। हमने कुछ देखा था कि लास्ट लेसन था जिसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा था, और कितने सालों से वो स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे। सो कैन यू रिकॉल कितने सालों से पढ़ा रहे थे? इट वाज एग्जैक्टली 40 ईयर। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। कहीं कहीं जगह पर ये बहुत फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में नहीं आते, बट जहाँ पर आते हैं ये नंबर्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। इनको एसोसिएट कर लो किसी टेक्निक से, सो दैट आप इन नंबर्स को ना भूल पाओ। हमने 40 को कैसे याद करा था? बिकॉज यहाँ पे जो चैप्टर चल रही थी उसमें टीचर जो थे मिस्टर एम हैमल, फ्रेंच टीचर, उनको बहुत बुरा लगता था क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ने नहीं आते थे। वो किसको ब्लेम करते थे? पेरेंट्स को। और ऐसा बोलते थे कि पेरेंट्स ने भी यही चीज़ करी, आगे उनके बच्चे भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो मतलब वो पेरेंट्स से भी यूज टू थे, तो उनको कम से कम 40 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि एक जनरेशन को पढ़ाया फिर दूसरी जनरेशन आई तो 20 साल का गैप तो होगा। तो उनको ऑल टुगेदर दोनों जनरेशन को अगर पढ़ाया होगा तो 40 ईयर्स तो आराम से हो गए। तो हम ऐसे हमने लिंक करा और हम आ गए थे 40 पे। यहाँ पे हम देखें तो ऑथर बहुत ही यंग थे, और क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वहाँ से हमें पता चल रहा है, और जब आप चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ऑथर काफ़ी यंग थे, वे रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे, और हाई स्कूल में पढ़ाते हुए उनको ओनली 2 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। सो यस, आप कैसे एसोसिएट कर सकते हो? वॉट एवर दैट इंफॉर्मेशन दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद, आप उसको इससे कनेक्ट कर लो, सो दैट ये नंबर्स आपके दिमाग में एग्जैक्टली रहें। बिकॉज देखो इनमें कुछ भी ऑप्शन एलिमिनेशन कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इट्स वेरी प्रिसाइज 2, 4, 3, 5। आप क्या लॉजिक ढूंढोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे? सो नथिंग वुड वर्क। सो इसके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी कि आप नंबर्स को मैं ये नहीं बोल रही कि रट लोगे तो अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होगा कहीं और, अगर हमें ईयर देखने को मिलेगा। सो वेरी गुड इज दैट कि डीप वाटर हमने पढ़ा था, तो कैसे आप डीप वाटर को एसोसिएट कर सकते हो 2 फिगर के साथ, उसको प्रैक्टिस करके एसोसिएट कर लीजिए। सो यस,
Moving with the next question, after the author was fed up with teaching, he decided to opt for which career? जब author पढ़ाने से बिल्कुल उनका मन भर गया था, he got just fed up, तो उन्होंने क्या opt करा? अब देखो थोड़ा सा logical connections develop करते हैं. English और economics से ये graduate थे. अब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से मेडिकल में तो जाएंगे नहीं, गार्डनिंग में तो ऑफ कोर्स नहीं जा सकते, राइटर भी है, ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस के बेसिक्स होंगे, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमें कुछ ट्रिगर होता है कि प्रोबेबली मस्ट हैव गॉन विद अ लीगल करियर. तो कुछ जगहों पर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को सक्सेसफुली फिट कर सकते हैं, बट थंब रूल नहीं है सारे क्वेश्चंस में ये चीज एप्ट हो, आई विल नॉट से दैट. सो इसीलिए कुछ चीजों को हमें चैप्टर को डीपली समझना ही होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट आंसर्स फॉर द एमसीक्यूज. बट कई बार हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी हमें हेल्प करती है, जैसे यहाँ पर करा. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर मी इज लीगल करियर. लेट्स इमीडिएटली चेक. हियर वी गो विद द करेक्ट आंसर. मूविंग विद द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? ये किसके बारे में? जैसा कि मैंने आपको अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था, फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर. नो, इट्स नॉट अबाउट लोगों के बारे में नहीं बता रहा, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डॉग्स. नो, फियर ऑफ स्विमिंग, हाँ फियर ऑफ स्विमिंग एग्जैक्टली नहीं था, उनको डीप वाटर, उनको पानी से डर, उनको तैरने से डर नहीं लगता, स्विम करने का डर नहीं था. सो इज दैट फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट? बिकॉज एग्जैक्टली हमने देखा उनको डर तो था, बट उन्होंने कंसिस्टेंटली, बहुत ही परसिस्टेंट नेचर के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने कैसे अपने इस फियर को, इस चैलेंज को ओवरकम किया सक्सेसफुली. सो द राइट जस्टिफिकेशन फॉर डीप वाटर मस्ट बी दिस, बिकॉज ये जो ए पॉइंट है ये ज्यादा ब्रॉड है और ज्यादा जस्टिफाइंग एज कंपेयर टू डी ऑप्शन. डी बहुत ही नैरो सा हो रहा है और जो ए है वो कंप्लीट साउंड करे. सो राइट आंसर शुड बी ए ऑप्शन. I did not show with the answer. Yes, here we go with the correct answer. Moving with the next one. How did the author's fear vanish? अब author का fear कैसे vanish हो गया था, कैसे उन्होंने overcome किया या इस fear को कैसे खत्म किया? With courage, guidance and determination, with care, with mother's words, with guidance. What would you like to say? देखो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब गाइडेंस, यहाँ पे ये जो गाइडेंस है वो यहाँ पर भी हो रही है, मदर के वर्ड्स ऐसा हमें कभी कहीं पता नहीं चला बहुत अच्छे से. विद केयर, सो करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, इंट्रोडक्शन में ही बताया, फिर अभी रीइटरेट करा एंड हमें जस्टिफाई, तो बहुत अच्छे से हो रहा है. सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर. हियर वी गो विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन. ये बहुत कंप्लीट ऑप्शन है जो जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे ऑथर ने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया था. प्रोसीडिंग, YMCA stands for, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज यही वो ग्रुप था, एसोसिएशन था या इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ऑथर ने अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस को परस्यू करा था. दैट इज YMCA, व्हाट स्टैंड्स फॉर यंग मैन्स. अब देखो यंग मैन, YMCA तो सब में YMCA तो जस्टिफाई होगा. ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं, जो एब्रीवेशंस होती है ना, वो बहुत अच्छे ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो बना ही नहीं सकता कि यहाँ पर M कर दे और यहाँ पर Y कर दे, बिकॉज वो तो क्लियरली एलिमिनेट हो जाएगा. तो सारे ऑप्शंस में आप कॉमन चीज देखने को मिलेगी, Y सब में होगा, MCA, YMCA, YMCA, YMCA. तो यहाँ पे हमें ट्रैप को बहुत, ये चीजें भी हमें बहुत अच्छे से फिगर आउट करनी होंगी. इट इज जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इन द चैप्टर ओनली. जब चैप्टर पढ़ाया जाए तो नंबर्स, डेट्स, नेम्स, फिगर्स और एब्रीवेशंस, इन सारी चीजों को हम उसी समय अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज इनका कोई की नहीं बन सकता है. ओके, सो इट स्टैंड्स फॉर, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी, इट वाज एसोसिएशन. यस, तो यंग मैन्स क्रिस्टोफर एसोसिएशन नहीं था, यंग मैन्स आर्मी तो नहीं था ऑफ कोर्स, और कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, और क्रिस्टोफर नाम नहीं देखा था, मैं क्रिश्चियन नाम जरूर देखा था. सो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिस प्रोबेबली साउंड्स वेरी गुड. सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर. हियर वी आर. Fine. Proceeding.
वेयर इज याकिमा लोकेटेड, याकिमा कहाँ पर, नन ऑफ दीज, ऐसा कैसे हो सकता है। सो याकिमा अगर आपने चैप्टर पर पढ़ा होगा, या अगर आपकी जियोग्राफी बहुत अच्छी है तो भी आप आंसर बता सकते हो। सो यस, वेयर इज याकिमा सिचुएटेड, क्या वो वाशिंगटन में, कैलिफोर्निया में, नहीं तो कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। सो लेट्स इमीडिएटली चेक वेयर इट इज एग्जैक्टली, वॉशिंगटन। सो याकिमा इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन डीसी। प्रोसीडिंग फर्दर, प्रोसीडिंग भी बोल दिया, फर्दर भी बोल दिया, ये गलती नहीं करना। जस्ट आई डिड इट डेलिबरेटली बिकॉज मेरे को एक पॉइंट रेस करना था। हम लोग बहुत बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना। आई रिटर्न बैक, मैं रिटर्न भी आऊंगा और बैक भी आऊंगा, भाई समझ गए ना। रिटर्न बोल दो, इट्स डन, या बोल दो आई विल बी बैक सून, आई विल रिटर्न सून, आई विल कॉल बैक अगेन, कॉल बैक भी करोगे और अगेन भी करोगे, प्रोसीड भी करोगे और फर्दर भी करोगे। व्हाट इज दिस, ये सारे हमें ब्लंडर्स नहीं करने हैं। प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड, दे साउंड वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू स्पीक इन अ लैंग्वेज। सो Where did the writer go when he was 3 or 4 years old in the story? अपने फादर के साथ कहाँ गए थे? बीच पर गए थे, हमने ऐसा पढ़ा था, जब उनको वेव ने नॉक डाउन किया था, वेव ने, एक बड़ी सी वेव ने उनको हिट किया था जिसकी वजह से वहाँ पर गिर गए थे और वाटर से उनका वाटर फोबिया हो गया था उनको। एग्जैक्टली। सो बीच कहाँ पर था? कैलिफोर्निया में वो बीच था जो अपने फादर के साथ वहाँ पर गए थे। Proceeding, why did he develop a fear of water? Because of knocking down by waves at a beach, because of young boy, because of instructor, because of his mother. मदर का तो कोई रोल नहीं है, क्यों ब्लेम करें, इंस्ट्रक्टर की वजह से। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ऑल ऑफ दी अबव, तो हम उसमें देखते, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन, तो यंग बॉय एग्जैक्टली वो जो बुली कर रहा था ऐसा हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर दो ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते। जो सबसे बेसिक रीजन था, जिस दिन से उनको पानी का डर होने लग गया था, पानी से वो डरने लग गए थे बहुत ही अर्ली एज में, दैट वाज व्हेन ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ वेव एट बीच, जो अपने फादर के साथ वो गए थे जहां पर। सो एब्सोल्युटली ए मस्ट बी द राइट आंसर। लेट्स इमीडिएटली चेक एंड हियर वी गो। हेडिंग, What is haunting the author? क्या चीज है जो ऑथर को हॉन्ट कर रही है? हॉन्टेड हाउसेस देखे हैं आपने, डरावने, भूतिया, खुफिया, एग्जैक्टली, खुफिया नॉट एग्जैक्टली बट हॉन्टेड, यस। सो टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, अरे वाह, ये पानी में घोस्ट कैसे आ गए? नो, ये तो कहीं से कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं। वाई? मदर इज कमिंग अगेन एंड अगेन इन द सीन, पुश्ड बाय यंग बॉय। सो व्हाट कुड बी द रीजन? व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर? ऑथर क्या बहुत बुरी तरीके से एक खौफ बन गया है ऑथर के लिए, जो बहुत ज्यादा डरा रहा है। इज दैट द टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जब वो उसमें सिंक हो गए थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट सफोकेटिंग, चोक फील कर रहे थे, इवन नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, और उनके हाथ पैर ऐसे हो गए थे जैसे बिल्कुल पैरालाइज हो गया है उनको, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सांस ही नहीं आ रही थी। तो ही ऑलमोस्ट गिव अप एंड ही थॉट कि लाइक डेथ इज अप्रोचिंग हिम। तो क्या वो वाला एक्सपीरियंस की बात हो रही है, या फिर अब पुश बाय अ यंग बॉय, जो एक यंग बॉय ने एक बुली सेट करी थी और पूल में धक्का दिया था। सो व्हाट शुड बी हॉन्टिंग? हमें ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है और ऑप्शन से भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एलिमिनेशन से आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो इन टाइप के क्वेश्चंस में। देखो, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, घोस्ट कैन नॉट बी द राइट आंसर, मदर्स वर्ड कैन नेवर बी द राइट आंसर। तो हमारे पास दो चीजें बची, उसमें से भी हमें बहुत ऑप्शन ही जस्टिफाई करी। अ टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जब वो पूल में, जब वो ये बच्चे ने पूल जो बुली सेट कर रहा था, जब उसने धक्का दिया था विलियम डगलस को, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ पूल में। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? एलिमिनेशन से भी जस्टिफाई कर सकते हो, वर्ड से भी पता चला। टेरिबल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, जो हमारी लाइफ में बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस होते हैं वही हमें हॉन्ट करते हैं। हाउ कैन अ पुश बाय अ यंग बॉय? सिर्फ एक धक्का, वो चीज हॉन्ट नहीं कर रही थी, बट जो बच्चे ने धक्का दिया और जब वो उस पूल में गिर गए, तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी, वो चीज़ें उन्हें हॉन्ट कर रही थी, और इसीलिए उनको पानी से तो डर पहले का ही उनके अंदर था, ये डर और ट्रिगर हो गया और हाइक हो गया। लॉजिकली सोचना, एलिमिनेशन बहुत जगह आपको सक्सेसफुली हेल्प करेगा इन एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस एंड जस्टिफाइंग द वन ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स। सो
Reading further, how did the author learn swimming? How did the author learn swimming? Author ने swimming कैसे सीखी? With the help of a rope, with the help of a friend, with the help of his mother, with the help of a swimming instructor, of course. रोप, हाँ, अब देखो ये ट्रैप तो बहुत अच्छे बनाते हैं, फ्रेंड ने नहीं सिखाई थी, मदर ने नहीं सिखाई थी। अब स्विमिंग इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, उनको पूल के एज से एक रोप को बांधते थे और वो उनको उससे कनेक्ट कर बांध देते थे किसकी, ऑथर की वेस्ट पर और पूल के एज से। इससे क्या होता था, जैसे ही वो उनको लगता था वो सिंक हो रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो ये रोप जो थी अपनी तरफ उनको खींच लेती थी या बांध के रखती थी एक लिमिट में, उनको डूबने नहीं दे रही थी। तो उनका फियर कहीं ना कहीं वाटर से वो एक्वेंट हो रहे थे बहुत अच्छे से। सो ये इसका कंट्रीब्यूशन था, बट मेजर कंट्रीब्यूशन हमें चेक करना है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी ऑप्शन नहीं आ रही है कि वन इज A and B या फिर 2 is B and C या only C या only D या all of the above। ऐसी जब तक ऑप्शंस नहीं आती हैं तब तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि we have to go only with the one which is more dominating, which is more sound। तो यहाँ पे ज़्यादा dominating क्या लग रही है, उन्हें swimming with the help of rope, rope को क्रेडिट जाता है स्विमिंग सिखाने में, is that या ये भी टेक्निक थी किसने डेवलप करी होगी। So of course with the help of a swimming instructor। So let's immediately check with the answer. Here we go, heading with the next question. What did William Douglas desire for? क्या desire करते थे? Visit to California, to be a judge, to learn swimming, to be with his mother। कैसे option, to be with his mother, oh my god, to visit California। क्या उनका ये ही desire for उनकी एक बहुत deep इच्छा थी, एक बहुत ही लॉन्गिंग थी कि वो कैलिफोर्निया जाएं या वो एक जज बने। हाँ, ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने एजुकेशन में ग्रेजुएशन कहाँ से करी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से करी। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने 2 साल याकिमा के हाई स्कूल में पढ़ाने के बाद उन्होंने क्या ऑप्ट करा, उन्होंने लीगल करियर ऑप्ट करा। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जज बन गए। थोड़ा सा लॉजिकल ट्रैप तो बहुत अच्छा है, बट लेट्स चेक कि आंसर क्या होने वाला है। देखो ट्रैप्स हमेशा होंगे और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे ही ट्रैप होंगे जो आपको फंसा सकते हैं, बट हमें उनमें फंसना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी श्योर विद आवर अप्रोच। सो टू बी अ जज इट साउंड्स, टू विजिट कैलिफोर्निया नहीं। तो विलियम डगलस की डिजायर क्या थी? Could it be to learn swimming? Of course, बहुत ज़्यादा sound कर रहा है, so let's immediately check with the right answer. Here we go with the correct one, because chapter जो entire है ये कोई visit के बारे में या उनके legal career के बारे में नहीं बता रहा। अगर हम otherwise पढ़े तो हो सकता है विलियम डगलस का ये भी desire होगा to become to opt a legal career to become a judge, हो सकता है ये होगा, but chapter deep water सिर्फ ये बता रही है author के fear of water को और कैसे determination, hard work, goal oriented nature की वजह से उन्हें अपने fear को overcome किया। So it was all related to water, swimming, hard work, coach, instructor, ये सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं। So of course विलियम डगलस किसको क्या डिज़ायर करते हैं, उनकी क्या बहुत तीव्र इच्छा थी, बहुत डीप सीटेड उनका इंस्पायर डीप सीटेड एस्पायर क्या था, what he want to be, so he want to learn swimming। Reading with the next question, what did the author realize while drowning in the pool? जब वो author pool में drown कर रहे थे, वो डूब रहे थे, तब उनको क्या realize हुआ? Terror in fear of death, swimming was fun, the lifeguard did not come to his rescue, all of these। तो उनको अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है, because all of these। अब हमें यहाँ पर अच्छे से देखना होगा कि क्या ऑप्शन डी तो राइट नहीं है। एक भी ऑप्शन अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो हम इसको और अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर अगेन 2 में ट्रैप हो जाएंगे, उसको हम जस्टिफाई करेंगे। सो टेरर इन फियर ऑफ डेथ, तो ऑथर ने क्या रियलाइज करा था जब वो पूल में डूब रहे थे? क्या उन्होंने ये रियलाइज करा था कि टेरर है इन फियर ऑफ डेथ, मतलब डर से, डेथ से जो फियर है हमें, वो एग्जैक्टली टेरर था उनके लिए कि फियर ऑफ डेथ, कि डेथ तो सबकी होनी है, विच इज फॉर श्योर। तो वो जो टेरर बन रहा था, फियर की, डेथ नहीं, फियर ऑफ डेथ से उनको टेरर हो रहा था। थोड़ा ट्रिकी है, आराम से समझिए। यहाँ
स्विमिंग वॉज फन, ये तो कभी नहीं सोच सकते ऑथर, तो ये तो हम बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज, और ऐसी कंडीशन जब वो ड्राउन हो रहे थे, वो ऑलमोस्ट डूब गए थे, वो सिंक हो गए थे, और तब उनको ऐसा लगा था वाह चिल है यार, स्विमिंग वॉज फन, तो ये गोवा का बीच नहीं चल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, वी कैन नॉट गो विद द टू, तो लेट्स चेक कि ये क्या बोल रहा है। द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, तो ऑथर व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ड्राउनिंग इन द पूल? The lifeguard did not come to his rescue. Of course, ये हो सकता था क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था, वो he was yelling, he was asking for help, वो बहुत जोर से he was crying exactly, हमने ऐसा वर्ड पढ़ा था कि वो हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे, बट क्योंकि वो इतने डीप वाटर में थे उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं आ पा रही थी, और जब ऑलमोस्ट ही थॉट कि अब कोई हेल्प नहीं मिलने वाली एंड ही वॉज हेल्पलेस, वो खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, तो तब ही थॉट कि डेथ इज अप्रोचिंग मी। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट लग रहा है, या फिर ये मेजर पॉइंट था क्योंकि हमने चैप्टर में एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डेथ ये तो सबको पता है विच इज फॉर श्योर एंड वुड अप्रोच यू वन और द अदर डे, बट उसकी वजह से जो उसका जो फियर होता है वो जब टेरर बन जाता है, दैट इज द रियल मिजरी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो शायद कहीं ना कहीं हमने ए ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करा था, जो हमें सी से ज्यादा बेटर और ज्यादा साउंड दिख रहा है। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो विद द राइट वन। सो मूविंग विद द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? Victory in facing the fear, being fearful to learn swimming. Victory in facing the fear, बहुत ही सही तरीके से जस्टिफाइड है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये ऐसा ऑप्शन ये जो आता है ना, ये बहुत ट्रैप क्रिएट करता है, बिकॉज फिर मुझे सारे ऑप्शंस को अच्छे से हमें डिस्कस करना होता है। वाई? बिकॉज ऑल है ना, तो हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फियरफुल, फियरलेस होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे होते हैं। सो फियरफुल, फुल ऑफ फियर, डरा हुआ, डरपोक। फियरलेस, निर्भय। So what is the chapter talking? Fearful होना is good or fearless? Because जीत डर के आगे ही तो जीत है। fearful नहीं बताता, डर को overcome करो, so then only you would be victorious। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहते। थीम ये नहीं है to learn swimming, थीम ये नहीं थी learn swimming। स्विमिंग उनको क्यों करनी पड़ी? जो उनका डर था उसको overcome करने के लिए, because उनको पानी से बचपन में ही उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जस्ट एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 3 to 4 years उनके दिल में, उनके दिमाग में पानी से डर बैठ गया। अब बट ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी मच डोमिनेटिंग इन अप्रोच, और वो अपनी पर्सनालिटी को एक छोटे से फियर की वजह से डोमिनेट नहीं होना वो नहीं चाहते थे कि ये छोटा सा फियर मुझे डोमिनेट करे या मेरी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली रुइन करे। तो वो अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश करे। तो सो इट वॉज ऑल अबाउट ओवरकमिंग द फियर। So victory in facing the fear, theme यही है, victory in facing the fear. I hope this is very correct and sounds very justified. So let's immediately check with the right answer. Proceeding डीप वाटर इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम विच बुक? अब एक एक्सकर्प्ट क्या होता है, ये वर्ड भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सकर्प्ट का मतलब होता है कोई बड़े से पीस ऑफ राइटिंग में से, एक बड़ी सी बुक में से हमने छोटे से पार्ट, हमने एक मतलब पूरे बुक को समराइज कर दिया या उसके कुछ पार्ट को छोटा सा बना के अपने पढ़ने के लिए चैप्टर के फॉर्म में हम उसको पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ एन एक्सकर्प्ट, एक्सट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हो, ऑल आर ओके फॉर इट। सो ये एक एक्सकर्प्ट है फ्रॉम विच बुक? fear of water, of men in mountains, how to swim, या fearless। So of course आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अब नाम से अगर आप जस्टिफाई करोगे लाइक fear of water, हाँ ऐसा ही कुछ साउंड कर रहा तो आप इसको ये टिक कर दो, या आप बोलो how to swim, ये भी हो सकता है, fearless रहना ये भी हो सकता है, तो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। सो इसके लिए आपको कोर इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए चैप्टर से, जो मुझे पता है। सो आई कैन सेव द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज़ नॉट फियर ऑफ वाटर से एक्सकर्प्ट नहीं करा है डीप वाटर, ना ही हाउ टू स्विम से एक्सकर्प्ट करा है, ना ही फियरलेस से। सो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स इज द राइट आंसर। हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What does deep water signify? Deep water क्या signify करता है? Beauty, कौन सी beauty in beast क्या? Depth of sea, depth of ocean या fear? तो deep water यहाँ पे क्या, देखो कोई beauty तो signify कर नहीं रहा, बहुत अच्छे से eliminate कर दीजिए. Depth of sea, हाँ deep water का मतलब यही होता है depth of sea, बट यहाँ पे मतलब ये नहीं है deep water का कि उसकी गहराई कितनी थी. गहराई से तो मतलब ही नहीं. He was fearing with water, उनको पानी से ही डर लगता था, तो गहराई तो बहुत दूर की बात है. So it was not at all the depth of ocean, it is of course deep water means the deep fear, एक बहुत ही गहरा fear था किसके लिए, water के लिए. So it is very correctly justified with option number D. Let's immediately check and proceed further. Who threw Douglas into the swimming pool? किसने throw करा था? Watchman? No, not mother, not instructor. किसने? Young boy. Because हम already discuss कर चुके हैं कि एक young boy ने bully set करी थी on William Douglas, और जिसमें उन्होंने जब विलियम डगलस पूल के एडजसेंट पे बैठे हुए थे और उनको धक्का दिया, जिसकी वजह से वो पानी के डीप में गिर गए. So let's immediately check with the correct answer. That is young boy. Heading next. What was the fear in Douglas mind? उनके दिमाग में क्या fear बैठा हुआ था? To be defeated, to be pushed, being drowned या none? कोई तो fear था, तो none तो नहीं समझ में आया. तो उनके दिमाग में क्या एक बहुत deep fear था? What was the fear in Douglas mind? कि उनको हरा दिया जाएगा. He would be defeated. नहीं, defeat कोई war नहीं चल रहा था, कोई उन पे attack नहीं कर रहा था ऐसे, तो defeated is not very correct. उनको ये डर था कि कोई मुझे धक्का ना दे दे. नहीं, एक बार धक्का हुआ, उनको हमेशा ये डर नहीं लगता था. उनको ये डर लगता था कि अगर मैं पानी में जाऊं, मैं पानी को फेस कर सकूं. सो उनको डर जो लगता था कि मैं डूब ना जाऊं, बिकॉज दैट वाज द टेरिबल एक्सपीरियंस दैट डगलस हैड. और ये फियर उनको हॉन्ट करता था, जो हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज में देख लिया. सो व्हाट कुड बी प्रोबेबली द राइट आंसर? मस्ट बी बीइंग ड्राउंड. लेट्स इमीडिएटली चेक एंड प्रोसीड further. Proceed. So, at the age of 3 or 4, अभी 3 और 4 क्यों लिखा है? बिकॉज चैप्टर में ही ऐसा मेंशन है, वहाँ पे एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट नहीं है. अब ये मत सोचना कि अगर एग्जाम में आया, तो अगर एग्जाम में आपको आएगा 3 और एक में आएगा 4, तो ऐसा कभी नहीं होगा. ईदर ऑफ 1 पे आप जाओगे, बोथ वुड बी करेक्ट. और अगर ऐसा आता है कि एक में 3 और 4, एक में 2, एक में 5, एक में 1, जो भी दिया है, तो यू विल गो विथ 3 और 4. और इनमें से कोई एक दिया है तो किसी एक पे जाना. दोनों दिए हैं ऐसा तो नहीं होगा, दोनों एक ऑप्शन में दिए होंगे, वो सही होगा. सो at the age of 3 or 4, Douglas visited the beach with his father. What caused a terror in his heart then? तो जब वो कैलिफोर्निया के बीच में फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ वेकेशन पे गए, तो किन चीज़ों से, बीइंग अ चाइल्ड, किन चीज़ों से वो मतलब ऐसी क्या इंसिडेंट हुआ या क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी कि उनके दिलो दिमाग में बहुत डीप फियर बैठ गया था टुवर्ड्स वाटर. सो द साइट ऑफ द सी वेव्स की इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, वो छोटा बच्चा उनसे डर गया था. यस, माइट बी द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. यस, इतनी बड़ी सी जो लहर एक आई थी, जिन्होंने ऑल टुगेदर छोटे से बच्चे को, विलियम को नॉक डाउन कर दिया था. ये तो है ये रीजन. कलर ऑफ द वाटर, ऑफ कोर्स वो कलर, बिकॉज वो छोटे से बच्चे को तो सदमा लग गया था उस समय. और ये जो पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन थी, कलर ऑफ द वेव्स और बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही थी वहाँ समुद्र के बीच पर, और जो एक बड़ी सी वेव ने फाइनली चाइल्ड को नॉक डाउन किया, तो सारी चीज़ों का एक टेरर बैठ गया था और ये हॉन्ट कर रही थी उस बच्चे को. सो प्रोबेबली द रीजन मस्ट बी ऑल ऑफ दीज. लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर. Here we go. Now, heading with the next one, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? So, क्या series of experience, emotions और fears, कैसी उनकी emotions हुई थी और कैसे उनके fears थे जो डगलस ने experience करे थे when he was thrown into the pool? तो
फियर फील करा था, ऑफ कोर्स कोई भी फील करेगा, कॉन्फिडेंस फील किया था, ओवर कॉन्फिडेंस फील किया था, ये सब तो नहीं है, मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। सो मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, ऐसा बोलना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इसमें हमारी दो चीजें कवर हो रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं से ऑप्शन में, तो एलिमिनेशन के थ्रू तो हमें बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया, और अगर आपने चैप्टर पढ़ी होगी तो और ही क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम एमसीक्यूज को टैकल करना देख रहे हैं। अगर कोई चैप्टर की माइन्यूट सी चीज अगर हमसे मिस भी हो गई है तो एलिमिनेशन वुड वर्क देयर। सो लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड हियर वी गो विद द करेक्ट वन। Moving further, what plans did he make to come to the surface of the pool? तो उन्होंने बहुत कोशिशें करी, he was very confident, उन्होंने एक भी ऐसी एफर्ट नहीं करी कि जिससे वो खुद कोशिश करें और पानी के बाहर आने की। तो उन्होंने बहुत बार जंप करा, और इतनी तेज वो जंप करते थे कि अपने फीट पे पूरा प्रेशर डालते, सो दैट वो जितनी जोर के वो प्रेशर डालेंगे उतना ऊपर वो पानी खुद हेल्प करेगा उनको ऊपर जंप करने के लिए। तो उन्होंने सारी एफर्ट्स करी, तभी तो उनको रियलाइज हुआ कि मेरे हैंड्स और फीट ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया, कि वो मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज इतना ज़्यादा वो चोक हो गए थे, इतना ज़्यादा पानी भर गया था, सफोकेट हो रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। सो व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? उन्होंने क्या प्लान करा कि कैसे मैं वाटर के सरफेस पर आ सकता हूँ। he tried ये L नहीं है। He tried to jump and push himself up, shouted, cried out, shouted help. What plans did he make to come up to the surface of the pool? As he was very confident, he was very much determined, he was persistent, goal oriented, hard working, ये सब हमने इनके बारे में देखा। So क्या उन्होंने सिर्फ हेल्प 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 से उन्होंने बोला कि अब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं ऊपर आ जाऊँ? हेल्प से तो ऊपर आ ही नहीं सकते बिकॉज वो इतनी ज़्यादा पानी में ड्राउन कर गए। सो दिस कैन नॉट बी। ही क्राइड लाउड, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। तो नहीं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं थे 2-3 साल के कि बहुत जोर जोर से रो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। नहीं, सिर्फ शाउट विल नॉट डू, ही ट्राइड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, बिकॉज ये तो मेन चीज थी चैप्टर के बारे में कि उन्होंने इतने एफर्ट्स करे पानी के ऊपर आने के लिए, और फाइनली फिर वाटर ने हेल्प करी और उन्होंने एक लास्ट एफर्ट करी थी कि मैं लास्ट टाइम ऐसा ट्राई करूंगा, और उन्होंने बहुत जोर से प्रेशर दिया अपने फीट्स पे और वो ऊपर की तरफ, वाटर ने उनको फोर्स करा, ऊपर की तरफ वो मूव हो गए और फाइनली सरफेस पे आ गए। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत अच्छे से एलिमिनेशन से भी समझ में आता है, और अगर थोड़ा सा भी बहुत ब्रीफ आइडिया भी हो चैप्टर का तो एमसीक्यूज तो एटलीस्ट हम बहुत अच्छे से क्लियर कर ही सकते हैं। सो here we go with the correct one. Now moving next. How did this experience affect the author? ये experience ने author को कैसे affect किया? देखो यहाँ पर दो word होते हैं, एक होता है affect और अगर यहाँ पे होता effect तो दोनों में drastic different है, confuse मत होना। One is effect and one is affect. Effect का मतलब होता है positive result के लिए और affect होता है negative result बताने के लिए। For example, the effects of कोई भी हमने इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग दिस इज दिस, किसी भी चीज़ के खाने के कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि इससे ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये होगा। तो पॉजिटिव सेंस में जब हम बात करते हैं एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, तब हम इफेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और अफेक्ट यूज़ होता है जैसे कि अफेक्टेड एरिया, जब हमें कोई लग जाती है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डैमेज्ड जगह होती है, अफेक्टेड एरिया बोला जाता है उसको, वो इफेक्टेड एरिया नहीं होती। ठीक है। सो अगर इफेक्ट होगा तो पॉजिटिव सेंस में उस एक्सपीरियंस ने कैसे डगलस को पॉजिटिवली एनकरेज करा, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट द ऑथर, कि क्या पॉजिटिव चेंज है। बट यहाँ पे पॉजिटिव चेंज के बारे में नहीं पूछा है, हमें इसको आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन में नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पूछा, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग इन द पूल अफेक्ट द ऑथर। ही बिकेम फियरलेस, ही बिकेम कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, या ही बिकेम हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगने लग गया। वो तो ऑलरेडी उनको लगने लग गया था। तो बहुत अच्छा ट्रैप है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, उनको तो बहुत डर लग रहा था, ये चीज़ तो उनके लिए हॉन्टिंग थी, एक टेरर बन गई थी, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ही बिकेम कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब जब भी मैं ऐसे जाऊँ मैं खुद से जंप करके बाहर आ सकता हूँ। कॉन्फिडेंट,
हो सकता है। ही बिकेम फियरलेस, उनको पानी का अब डर नहीं लगा, नहीं अभी एग्जैक्टली बहुत पूरा फियर उनका गया नहीं था, पार्शियल था। और हाँ, बस ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही जिसमें ए बी दोनों आ जाए या ए बी डी आ जाए। सो इट कुड बी यस, ही बिकेम फियरलेस, बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस इज साउंडिंग ओके। ही बिकेम हाइड्रोफोबिक, उनको पानी से डर लगने लग गया, बिकॉज ये बहुत ही नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था जो उनको हॉन्ट कर रहा था। और अगर हमें एक ही ऑप्शन ऑप्ट करना है तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं हम उसके साथ जाएंगे, विच इज नो डाउट डी। लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर एंड हियर वी गो, बिकॉज इट्स चैप्टर ही वाटर, फियर ऑफ वाटर के बारे में एंड हाउ टू ओवरकम दैट। तो हाइड्रोफोबिया के बारे में और यहाँ पे बहुत अच्छे से इस टर्म को रेस किया है। Preceding, what lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learning to swim? What lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learning to swim? What lesson did Douglas learn from his experience of drowning? This drowning, ये learning to swim नहीं है, it is something from somewhere else, I suppose. So what lesson did Douglas learn from his experience of drowning? जब वो drown कर रहे थे, जब वो पानी में डूब रहे थे, तो उन्होंने क्या experience लिया पानी में डूबने से? So he learned swimming. लव फॉर स्विमिंग, स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट, टू फेस द फियर, तो यहाँ से उनको मोटिवेशन मिला, उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नाउ इट्स हाई टाइम, और अब अगर मैंने इस अपने फियर को ओवरकम नहीं करा सो माई पर्सनैलिटी वुड बी रूइंड ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया एंड ही वाज वेरी डिटरमिन्ड कि अब मुझे प्रोफेशनल के अंडर, एक कोच के अंडर मुझे ट्रेनिंग करनी होगी और अपने इस फियर को ओवरकम करना होगा। तो ये जो लेसन था, ये जो मतलब जो ड्राउनिंग का जो उनका एक्सपीरियंस था उससे उन्होंने प्रोबेबली सीखा होगा हाउ टू फेस द फियर, प्रोबेबली बिकॉज ही लर्न स्विमिंग, नहीं लव फॉर स्विमिंग डेवलप हुआ था, नहीं स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट, तो स्विम कर ही नहीं रहे थे ना, तो ये सारे स्विमिंग से रिलेटेड ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने मेजरली यहाँ से क्या सीखा, हाउ टू फेस द वाटर, हाउ टू फेस द फियर, अपने फियर जो वाटर उनका फियर था उसको कैसे फेस करें और उसको ओवरकम करा जाए। सो डी साउंड्स वेरी एप्ट, लेट्स इमीडिएटली चेक विद द करेक्ट आंसर एंड हियर वी गो। So this is the deleted part, ये वाला learning to swimming शायद नहीं है, it is somewhere from the option written by mistake. Heading with the next one. So yes, here we go with the last MCQ of deep water. How did the instructor make Douglas a good swimmer? तो कैसे कोच के क्या एफर्ट्स थे, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के क्या एफर्ट्स थे इन मेकिंग डगलस अ वेरी गुड स्विमर? प्लानिंग with the help of ropes by pushing him into the pool. उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी और प्लानिंग से और प्रैक्टिकल करने से उन्होंने प्लान करा। क्या प्लानिंग की वजह से डगलस अच्छे स्विमर बन पाए थे? नो, डजंट साउंड्स गुड। विद द हेल्प ऑफ रोप्स, हाँ उन्होंने रोप्स की हेल्प ली और इनिशियली उनको रोप से प्रैक्टिस कराते थे और रोप से उनकी वेस्ट को टाई करते थे एक पूल के एज के साथ और उनको वाटर से एक्वेंटेंस कराने के लिए, वाटर से एक्वेंट कराने के लिए। सो इट इज़ नॉट कि ही बिकेम गुड स्विमर बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रोप्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं साउंड कर, बाय पुशिंग उनको पूल में धक्का दे दिया फिर से डूब जाओ, ये तो और फियर को ट्रिगर कर देगा, ये भी पॉइंट नहीं था। विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि उनको रोप्स इनिशियली उनको रोप से टाई करा ताकि वाटर से वो एक्वेंट हो सके और फिर उनको लाइफ जैकेट्स, उनको बेल्ट्स पहनाई ताकि वो पानी में जाएं और इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को देखें कि वो कितना कर पा रहे हैं। और एनीवेज वो सिंक हो रहे होंगे तो उनको बेल्ट्स और जैकेट्स की वजह से वो सिंक नहीं होंगे, सो दैट वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कर सके। तो ये जो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है जो चैप्टर में दिया था विद द हेल्प ऑफ रोप, बट थोड़ा पार्शियल लग रहा है। एग्जैक्ट अगर हम पूरा इंस्ट्रक्टर की जर्नी को देखें कि कैसे उन्होंने डगलस को एक बहुत अच्छा स्विमर बनाया था, तो जब इंडिपेंडेंटली उनको पानी से पहले एक्वेंट कराया और फिर इंडिविजुअली उनको पानी में डीप वाटर में उन्होंने बोला कि जाइए अब आप अकेले जाइए। सो दैट वाज विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, विच इज द वेरी करेक्ट एंड वेरी कंप्लीट आंसर।
So here we go with the complete discussion of all the MCQs based on chapter number 3, that is Deep Water by William Douglas. I hope you learnt and you really enjoyed this chapter. Thank you very much for watching. We'll see you in the next video of chapter number 4 with the MCQs. Till then, stay tuned. और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. बोर्ड जाने वाले हैं, एक दिन पहले करेंगे क्या, जब हम 24 आवर्स आपको प्रिपेयर कराएंगे. अंतिम वार से पहले पहले तो कर लीजिए, इससे पहले कोई और वार करे. इस वार के लिए तैयार हो जाइए. WAR वाला वॉर नहीं है, ये वार है, अंतिम वार होने वाला है. सो यस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस.